दो सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप बिल्कुल रिलैक्स जगह पर हैं, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल हैं, ठंडा सा माहौल है, एकदम टेम्परेचर ठीक है, आपके यार दोस्त या फैमिली वाले या फिर आपके बहुत पसंदीदा कलीग स्टाफ भी आपके साथ है और काम करने का पूरा जोश है, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए वैसा है। एक दूसरा सिनारियो भी है, यहाँ पर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे कोई भी आपकी बात नहीं मान रहा है, आपकी एनर्जी किसी से मैच नहीं हो रही है, वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हॉट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है और यहाँ पर कोई लीडरशिप भी नहीं है। किस सिचुएशन में आप सबसे बेहतर काम करेंगे? ऑफ कोर्स ऑब्वियस सा आंसर है कि पहली सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हैं, थोड़ी सी रिसोर्सेज हमारे अकॉर्डिंग है, शांत सी जगह है, यहाँ पर हम बेहतर काम करेंगे। और ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स भी काम करते हैं। जो पहली सिनारियो है जहाँ पर अपना जैसा फील होता है, घर जैसा फील होता है, उसे हम कहते हैं ग्रह की एग्जॉल्टेड पोजीशन या फिर हिंदी में उच्च का ग्रह। और जहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं है, जहाँ पर बढ़िया से काम नहीं हो सकता है, इसको हम कहेंगे प्लेनेट की डेबिलिटेड पोजीशन या फिर नीच की पोजीशन। अब ये उच्च का या नीच का ग्रह आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, आप में से कईयों को पता भी होगा, लेकिन कुछ ग्रह कुछ स्पेसिफिक राशि में ही एग्जॉल्टेड या उच्च के क्यों हो जाते हैं, कुछ ग्रह कुछ स्पेसिफिक राशि में ही नीच के या डेबिलिटेड क्यों हो जाते हैं, और हमारी कुंडली में एग्जॉल्टेड या फिर डेबिलिटेड प्लेनेट का मतलब क्या होता है, पता कैसे चले। आज का ये वीडियो इन्हीं बातों पर बेस होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कॉपी पेन निकाल कर नोट्स भी जरूर बनाइएगा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमर पंडित का यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामस्ट्री, वास्तु से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है। तो जरूर बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। हमारा एस्ट्रोलॉजी की लाइव बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 4 महीने तक आप और मैं मिलकर ज्योतिष को समझेंगे, प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, ज्योतिष में काम कैसे किया जाता है, ये सारी बहुत सारी बातें करेंगे। तो इसका नाम है एस्ट्रोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम। अप्रैल का बैच है ये, इसी महीने के एंड में ये स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको ज्योतिष सीखने में रुचि है, दिलचस्पी है, तो आप नीचे एक फॉर्म दिया है वो भर सकते हैं और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और आ जाते हैं अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये आपको एक कुंडली दिख रही है, यहाँ पर हम इस कुंडली को लगन कुंडली बोलेंगे या D1 चार्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए आप, बात वही है। इसे आमतौर पे पत्री, कुंडली, पत्रिका ये सब बोला जाता है। यहाँ पर जो हाउस होते हैं ये फिक्स होते हैं, जैसे ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है, और इसी तरह से साइकिल चलती रहेगी। ये आपका 12वां हाउस होगा। पर ये जो नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये नंबर हाउस के नंबर नहीं, ये नंबर राशियों के नंबर लिखे हैं। हर एक राशि का एक नंबर फिक्स होता है और हर एक राशि का एक लॉर्ड भी होता है, जो कि प्लेनेट होता है। स्क्रीन पर आप एक स्क्रीन देख रहे होंगे जहां पर हर राशि का नंबर, हिंदी और इंग्लिश में नाम, और उस राशि का लॉर्ड कौन है ये लिखा होगा। अब हर प्लेनेट एक पर्टिकुलर राशि में एग्जॉल्टेड बिहेव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सूर्य से शुरू करते हैं, तो जो सूर्य होता है, सन एग्जॉल्टेड होता है मेष राशि में। कई सारे ऐप में, मोबाइल एप्लीकेशन में, इसमें एक अपवर्ड एरो, जैसे अगर आप हॉरोकॉस्मो ऐप यूज़ करेंगे तो उसमें एक अपवर्ड एरो में बता देगा कि आपका प्लेनेट एग्जॉल्टेड है या फिर नहीं है या डेबिलिटेड है। उसके बाद यही सूर्य अगर लिब्रा में या 7 नंबर की राशि में बैठेगा तो ये डेबिलिटेड या फिर नीच का हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि ये पहले हाउस में या 7वें हाउस में ही हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला है। अगर यहाँ पर सूर्य इस राशि में बैठेंगे तो भी एग्जॉल्टेड बोले जाएंगे, और अगर गलती से यहाँ बैठ गए तो डेबिलिटेड बोले जाएंगे। तो हो किसी भी हाउस में सकता है, मेजर इफेक्ट राशि कर रही है। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कुंडली जिसमें आप देखते हो ना कि पहले हाउस में पहली राशि है, दूसरे हाउस में दूसरी है, तीसरे हाउस में तीसरी राशि है, इस पूरी कुंडली को अपने आप में बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष यानी कि पहली कुंडली जो बनी होगी, इस टाइप से इसको समझा जाता है। तो आपसे कोई कहे काल पुरुष की कुंडली या फिर कोई कहे मेष लगन की कुंडली, बात बराबर होती है। पहले हाउस में पहली राशि, दैट्स इट। अब इस कुंडली में कई बार कई जगहों पर यह भी लिखा है कि सूर्य, लेट्स सपोज यहाँ पर मान लेते हैं, अगर 6 नंबर की राशि भी होती, 5 नंबर की राशि भी होती, 3 नंबर की राशि भी होती, लेकिन अगर सूर्य यहाँ पर बैठा है तो वो अपने एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा है। यस, इसको यानी कि सूर्य किसी भी राशि में हो पर अगर पहले हाउस में बैठा है, एग्जॉल्टेड जैसा वो रिजल्ट आपको देगा। इसका उल्टा भी एप्लीकेबल है। मान लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर में भी 12 नंबर लिखा हो, लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे बैठा है तो वो अपने डेबिलिटेड हाउस में बैठा है। तो दो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखे कि हर प्लेनेट की राशि भी होती है जिसमें वो उच्च के या नीच के हो जाते हैं, और हर ग्रह का हाउस भी फिक्स है कि अगर सूर्य पहले घर में बैठे तो उच्च के रिजल्ट दे रहे हैं, भले किसी राशि में बैठे हों। सूर्य अगर 7वें घर में बैठे हों तो थोड़े डेबिलिटेड रिजल्ट दे रहे हैं, भले किसी राशि में हो। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस
कि सूर्य को मेष राशि ही मिली थी उच्च की होने के लिए? क्या रीजन है? देखिए वापस से अपनी स्टोरी पे जाएंगे। जो इन्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अब सूर्य राजा है, किंग है, किंग को चाहिए कि यहाँ पर मेरी सेना हो, मेरी प्रजा हो जो मुझे सुनने के लिए आतुर रहे। और मेष राशि यही तो है। मेष राशि मंगल की राशि है, जो कि आर्मी जनरल है, उसकी मूल त्रिकोण राशि बोली जाती है। और आर्मी यहाँ पर रेडी है राजा साहब को सल्यूट करने के लिए, इसलिए सूर्य यहाँ पर एग्जॉल्टेड माने जाते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, सूर्य आत्मा कारक बोला गया, यानी कि आपकी सोल की हैप्पीनेस बोला गया ज्योतिष के अंदर। और पहले भाव में भी तो यही बातें हो रही हैं, आप कौन है, आपकी खुशी क्या है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है। तो सूर्य को यहाँ पर अपने जैसा फील होता है, इसलिए सूर्य को फर्स्ट हाउस में या फिर मेष राशि के अंदर उच्च का बोला गया। अब अगर किसी की कुंडली में सन एग्जॉल्टेड होता है तो कलयुग में क्या रिजल्ट मिलता है? अब मैं कलयुग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में यह बात चली जानी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि एग्जॉल्टेड प्लेनेट है तो मौज ही करा के जाएगा और डेविएटेड है तो परेशान ही करके जाएगा। देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो ग्रह क्या रिजल्ट दे रहा है ये भी पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर सन एग्जॉल्टेड है तो मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। रीजन, सन एग्जॉल्टेड यानी कि सूर्य अपनी ऑप्टिमम पावर पे बैठा हुआ है। ऐसे लोग जल्दी सुनते नहीं है किसी की, ऐसे लोग डोमिनेट करने में विश्वास रखते हैं। तो अभी बाहर दुनिया में कर लो चल जाएगा, लेकिन अपने घर में करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एग्जॉल्टेड सन वालों को आप देखोगे मैरिड लाइफ में इश्यूज निकल कर चले आएंगे। दूसरा, एग्जॉल्टेड सन वाले कोलैबोरेशन करने में थोड़ी डिफिकल्टी प्राप्त करते हैं, यानी कि मेरी बात मानो तब तक सब सही है, लेकिन अगर तुमने अपनी बात बोल दी तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप में बिजनेस करना, कोलैबोरेशन में काम करना नहीं कर पाते हैं। इनकी लीडर बनने की आदत है और अकेले चलने की आदत है। ये भी इस कलयुग के एनवायरनमेंट में इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दो नेगेटिव पॉइंट तो बता दिए, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। लीडरशिप क्वालिटी है, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है, हर जगह जाते हैं तो नंबर 1 बनने की आदत होती है, कहीं ना कहीं से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की नौबत भी आ जाती है कहूँगा, और इनकी इच्छा भी होती है। दोनों चीजें हैं। एग्जॉल्टेड सूर्य अगर आपको मिला है तो आप चाहें या ना चाहें प्रसिद्ध हो जाते हैं, भले ही आप कंट्रोवर्सी से प्रसिद्ध हो या फिर अपने कार्य से प्रसिद्ध हो, वो देखने वाली बात रहेगी। तो इस तरह से सूर्य काम करेगा। लेकिन अब यही सूर्य जो है जब तुला राशि में बैठे या 7 नंबर की राशि में बैठे तो इनको नीच का बोल दिया गया। रीजन उसके पीछे, सूर्य जैसे पहले घर में आर्मी सलूट मारने के लिए रेडी है, वहां पर एक राजा बैठने के लिए आर्मी भी कह रही है कि हमें एक राजा चाहिए, एक लीडर चाहिए। लेकिन तुला राशि का बिहेवियर ऐसा नहीं है। उसका एनवायरनमेंट है कि सब कोई बराबर बराबर है। यहाँ पे सब कुछ हर किसी को ऊपर नीचे कोई नहीं, कोई राजा कोई रानी कुछ नहीं, हर कोई बराबर बराबर है। इसलिए सूर्य जब यहाँ पर राजा साहब जापते हैं और राजा साहब को पता चलता है कि अरे यार यहाँ पे तो किंग वाला सिस्टम ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक डिक्टेटर है जिसने पूरी देश पर राज किया अकेले राजा बनकर, और फिर अब डेमोक्रेसी आ गई। कितने युद्ध हो गए, अरब स्प्रिंग आई थी, वहां पर कितने डिक्टेटर को उठाकर फेंका गया और उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई। तो डेमोक्रेसी और राजा ये एक साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सूर्य को यहाँ पर डेबिलेटेड बोला गया। सूर्य अपने जैसा फील नहीं करता है। दूसरी बात है, राजा रानी के सामने ही झुकेगा। 7th हाउस मैरिज का हाउस है, तो यहाँ पर राजा को नजरें झुकानी पड़ जाती हैं। अब जब सूर्य डेबिलेटेड हो जाता है तो शादीशुदा जिंदगी में आप देखोगे कि इंसान कोलैबोरेट कर लेता है। थोड़ा सा झुकना पड़े, थोड़ा सा डोमिनेट होना पड़े, पर रिश्ता अच्छा रहे, इमोशंस बरकरार रहे, कर लेता है, सह लेता है थोड़ा। तो डेबिलेटेड सूर्य वालों की मैरिज इन कंपैरिजन टू एग्जॉल्टेड सन थोड़ी बेहतर चलती है। बट क्या बहुत बेहतर चलती है? ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अगर आपका सूर्य डेबिलेटेड है या फिर 7th हाउस में बैठा है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी जिससे हुई होगी उसका कोई इंगेजमेंट या रोका वगैरह टूटा होगा, फिर आपकी उससे शादी हुई होगी। डेबिलेटेड सूर्य जब आपका हो जाता है तो आप जो अपोजिट जेंडर है, स्पेशली फीमेल्स को, फीमेल से बहुत अच्छी दोस्ती आपकी बन नहीं पाती है। कई रीजंस हो सकते हैं। आप उनको कह सकते हो कि मतलब समझ में नहीं आता या बात करने में डर लगती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। पर फीमेल्स के साथ आप देख, लड़कियां हैं इवन तब भी लड़कों से ज़्यादा अच्छी दोस्ती बनेगी, लड़कियों से कम अच्छी दोस्ती बनेगी, ऐसा देखने को मिलता है। जब सूर्य डेबिलेटेड हो जाते हैं तो कई बार आपके अंदर रेसिज्म आ जाता है या कास्टिज्म आ जाता है आपके अंदर, ऐसा भी देखने को मिला है। सूर्य डेबिलेटेड होता है तो इंसान का कई बार ऐसा देखा गया है कि कॉन्फिडेंस भी थोड़ा वीक होता है, या फिर उसका जो करेज है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो भी थोड़ी वीक हो जाती है। बट दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस पीपल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोलैबोरेशन करने के लिए ओपन माइंड रखता है, दूसरे की बातें, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए भी ओपन माइंड रखता है ये व्यक्ति, और ये सूर्य इस तरह से यहाँ पर काम करता है। डेबिलेटेड सूर्य है तो अपने पति को पति ना मान के पिता मानिए, शादी अच्छी चलेगी। देख ली क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य डेबिलेटेड है, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, और आपके मैरिज हाउस में बैठा है या फिर तुला राशि, दोनों, तुला राशि भी शादी की होती है और 7th हाउस भी मैरिज का होता है। तो ऐसे केस में सूर्य मैरिज, हस्बैंड को
पिता मान लिए, यानी कि जैसे आप पिताजी थोड़ा सा डांट देते थे तो सुन लेते थे आप, बहुत ज़्यादा उनसे आर्गुमेंट नहीं करते थे। जस्ट मैं उस बात में कह रहा हूँ, बाकी आप होशियार हो, समझदार हो। चलिए, अब सूर्य की कहानी हो गई, इसके आगे चलते हैं। अगला जो प्लेनेट हम लेंगे मंगल। मंगल मंगल को बोला गया कि जब वो कैप्रिकॉर्न में यानी कि 10 नंबर की राशि में बैठेंगे तो उच्च के हो जाएंगे, और वहीं पर जब वो कैंसर में यानी कि 4 नंबर की राशि में बैठेंगे तो वो नीच के या डेबिलिटेड हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, मंगल शनि की राशि में उच्च के बोले गए। मंगल का नेचर कैसा है, मंगल फिरोशियस है, उसके अंदर एनर्जी बहुत है, फायर बहुत है, उसको काम करना है, इंपल्सिव बहुत है। और 10 नंबर की राशि कैप्रिकॉर्न भी तो कर्म की ही राशि है, 10 नंबर का जो हाउस है वो भी तो कर्म का ही घर है, तो यहाँ अपना अपना फील होता है। तो जब मंगल 10वें घर में बैठते हैं तो इंसान को कुलदीपक बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी से रिच बनना चाहता है और बन भी जाता है। ऐसा व्यक्ति भले गरीबी में पैदा हुआ हो पर मरेगा गरीबी में नहीं, ऐसा भी कई सारी किताबों में, पुस्तकों में लिखा गया। मंगल जब एग्जॉल्टेड हो या आपके 10वें घर में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति अपना खुद का काम करना चाहता है। रीजन इसको लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी वजह से दूसरा क्यों अमीर बने, मैं खुद के लिए काम करूंगा। ये मंगल एग्जॉल्टेड में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मंगल का एग्जॉल्टेड होना कुंडली में आपको ज्यादा करेजियस, ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी दे देता है। मंगल एग्जॉल्टेड है और आपके लेट्स सपोज 10 नंबर की राशि नहीं है, 3 नंबर की राशि है, 4 नंबर की राशि है, तो यहाँ पर ये देखा गया कि रिजल्ट आपको एग्जॉल्टेड मार्क्स के ही मिलेंगे अगर 10वां घर है। लेकिन 3 नंबर की राशि है तो आप अपने सिबलिंग के लिए काफ़ी मेहनत करोगे, उसके करियर को बढ़ाने में काफ़ी मेहनत करोगे। 4 नंबर की राशि है तो मेहनत कुलदीपक अभी भी आप हो, सारी चीज़ें आप। एग्जॉल्टेड मार्क्स में ये भी देखा गया कि ये ऐसा काम करते हैं जो आज तक इनके खानदान में नहीं हुआ है, कुछ अलग ही करते हैं, विदेश चले गए, सब लोग नौकरी करते थे खानदान में, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, समथिंग लाइक दिस। जैसे 4 नंबर राशि है, मदर की राशि होती है, तो आपकी ज़िंदगी अपनी मम्मी को एक बेहतर ज़िंदगी देने में भी जा सकती है। तो ये तो बात हो गई कि अगर मंगल एग्जॉल्टेड है। पर मंगल को कैंसर राशि में या 4 नंबर की राशि में नीच का भी बोला गया। अब नीच का बोला गया तो इससे क्या मतलब है, मंगल जब नीच का हो जाता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, करेज नहीं आता, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। बट कर्क राशि में ऐसा क्यों हो रहा है, या चौथे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कर्क राशि पूरी इमोशन की राशि, यहाँ पे सारे काम इमोशन के होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा एक इनस्टेबल नेचर को भी दर्शाता है। अब मंगल तो आर्मी जर्नल है, अगर सामने है तो उसको तो एंड करना है, उसको तो खत्म करना है उसको। लेकिन जब इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे कि अरे यार ये तो छोटा बच्चा है, इसको तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, एक काम करते हैं इसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ये चीज़ बॉर्डर पे काम नहीं आती है। तो एक आर्मी जनरल को सख्त बनना पड़ता है, फायरी बनना पड़ता है, इम्पल्सिव बनना पड़ता है। इमोशन की जगह उनके काम में बहुत जगहों पर नहीं होती है और होना भी नहीं चाहिए। सो ऐसे केस में जब इमोशन की राशि में या इमोशन के घर में मंगल बैठे तो उनको नीच का बोला गया, क्योंकि वो अपने जैसा फील नहीं हो रहा है। और आप देखोगे भी कि हर शहर में लगभग एक कैंट एरिया बनाया जाता है जिसमें आर्मी के लोग अलग रहते हैं, जहाँ पर आर्मी वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपने जैसा फील होता है। बाहर में जो सिविलियंस होते हैं उनसे कई बार, अब ये पूरी तरह से सच नहीं है ये बात, बट कई बार उनको अलग रखा जाता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। तो ये हो गया मंगल की कहानी। मंगल डेबिलेटेड होना याद रखिएगा कि करेज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, काम करना, जो प्रोडक्टिव होना, इन सब में बाधाएं डालता है, परेशान करता है। बट दे कैन बी अ वेरी गुड मेडिकल प्रोफेशन में भी बहुत अच्छा करते हैं अगर मंगल डेबिलेटेड है आपका। और आप रियल एस्टेट के प्रोफेशन में भी आप देखोगे तो थोड़ा सा बेहतर कर जाते हैं मंगल अगर डेबिलेटेड होता है। अब आते हैं दूसरे प्लेनेट को पकड़ते हैं, शनि को पकड़ते हैं। शनि को बोला गया कि शनि अगर 7वें घर में बैठेंगे या तुला राशि में बैठेंगे तो ये उच्च का रिजल्ट देंगे। वहीं पर शनि अगर पहले घर में बैठेंगे या फिर मेष राशि में बैठेंगे तो ये नीच का रिजल्ट देंगे। तो पहले घर को पकड़ लेते हैं। पहला घर क्या है, आर्मी है, वहाँ पर राजा की ज़रूरत है, राजा को आके रूल करना है। पर चला गया एक सेवक, शनि को ज्योतिष में सेवक की भूमिका दी गई है, एक सर्वेंट की भूमिका दी गई है। तो जब एक सेवक राजा बन रहा है तो आर्मी में कई लोगों को परेशानी होती है। एक सेवक का काम सर्व करने का होता है, सर्विस देने का होता है, पर यहाँ पर ज़रूरत एक राजा की है। इस वजह से भी यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि को नीच का बोला गया या डेबिलेटेड बोला गया। जब सैटर्न डेबिलेटेड होता है तो सैटर्न इज पावरलेस इन योर चार्ट। तो कई बार शनि की 7.5 आएगी, शनि की महादशा आएगी, शनि की अंतरदशा आएगी, तो आपको उतनी तकलीफ देगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर शनि पावरलेस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कुछ खराब नहीं कर सकते आपका, ऐसा भी देखने को मिलता है। वहीं पर अगर शनि उच्च के हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं,
या सातवें घर में बैठे गए हैं। सातवें घर में कई सारे, जैसे कि अगर आपका टॉरस असेंडेंट है या फिर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, तो शनि आपके सेवेंथ हाउस में एक्सॉल्टेड रिजल्ट देते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। इवन अपनी दशा अंतरदशाओं में भी शनि आपको मनी गेन, मनी प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। पर सातवीं राशि में उनको ऐसे एक्सॉल्टेड बनाया क्यों गया? यहीं पर शनि की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शनि का एक एट्रीब्यूट होता है डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन क्रिएट करने का, और मैरिज में, बिजनेस में, दोनों में आपको डिसिप्लिन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसिप्लिन इधर उधर होता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। इवन ये वाला जो सब मेटेरियलिस्टिक राशि है बहुत ज़्यादा, तुला राशि के जो लोग भी होते हैं बहुत मेटेरियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि राशि ही ऐसी है। तो यहाँ पर भी शनि का एक्सॉल्टेड होना बात बनाता है, क्योंकि डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अदरवाइज आप भटकेंगे, आप परेशान होंगे। कोई भी व्यक्ति कितना भी इस मायावी दुनिया में लिप्त होता जाएगा, शुरुआत में बहुत मज़े आते हैं, खुशी देती है, पर अंत में ये सारी चीज़ों में कोई सुख नज़र नहीं आता है। इसलिए शनि को यहाँ पर उच्च का स्थान दिया गया कि सर आप जाओ, थोड़ा डिसिप्लिन बनाओ, अपना आपका ही काम है ये, और आपके काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इस राशि में है इसलिए। और शनि एग्जॉल्टेड में और क्या क्या हो सकता है? अगर शनि एग्जॉल्टेड है तो आप पाएंगे कि ना आप ना बहुत ज़्यादा कास्टिसिज्म, रेसिज्म, इन सब में यकीन नहीं रखते। आपको काम से मतलब है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो आप उसके लिए न्याय वाली भावना रखते हैं। इवन आप भी, एग्जॉल्टेड सेटन वाले भी बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करते हुए देखे जाते हैं। अब आज चलते हैं, अपना अगला ग्रह पकड़ते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा को बोला गया कि वो टॉरस में या फिर वृषभ राशि में उच्च के हो जाएंगे, और चंद्रमा को बोला गया कि वो वृश्चिक राशि में या फिर स्कॉर्पियो में नीच के हो जाएंगे। अब चंद्रमा टॉरस में उच्च का क्यों है? 2 नंबर की राशि या टॉरस राशि या दूसरा घर, ये क्या है? खाने पीने का घर है, ये पैसे का घर है, ये परिवार का घर है, ये हर उन चीज़ों का हाउस है या राशि है जो आपको जीवन में सुकून देती है, शांति देती है, आपके दिल को, मन को खुश करती है। और चंद्रमा भी तो यही करता है, चंद्रमा का भी तो यही बिहेवियर है। वो भी खाने की बात करता है, परिवार की बात करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करता है, इमोशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो जीवन में देता है। इसलिए जब वो सेकंड हाउस में बैठता है या सेकंड राशि में बैठता है तो आप पाएंगे कि चंद्रमा को उच्च का बोला गया। ऐसे केसेस में कई बार आप देखोगे कि इनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो ये उनको बहुत प्यार से, शालीनता से, देखिए हर्डल सबकी लाइफ में होते हैं, छोटे मोटे सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, पर ये उसे बहुत आराम से पार कर जाते हैं और इनका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। खाने के शौकीन आपको मिल सकते हैं, या अलग अलग वैरायटी को चखने का बड़ा इनको शौक होता है, चटोरी जीभ भी हो सकती है इनकी। बट मून का एक्सॉल्टेड होना कुंडली में अपने आप में अच्छी बात कहता है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार नहीं बन जाओगे। हाँ, बाकी की चीज़ें भी देखी जाएंगी कि शनि, राहु, केतु कहीं आसपास तो नहीं आ गए हैं, लेकिन अगर मून अकेले आपका टॉरस में बैठा है तो एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। उसके बाद आते हैं, मून को हम ले गए वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट, छुपे छुपे गहरे गहरे राज, ऐसे भयानक सा राशि है। यहाँ पर चंद्रमा बेचारा मासूम सा इमोशन का प्लेनेट, यहाँ पर उसको अपने जैसा नहीं लगता। वो तो खुशी बांटने आया है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी आपको प्रदान करने आया है, लेकिन वृश्चिक राशि जस्ट अपोजिट काम करती है। इसलिए जब भी चंद्रमा 8वें घर में बैठेंगे या फिर आपकी 8वीं राशि में कहीं पर भी बैठेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। और जब चंद्रमा नीच के होंगे कुंडली में तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा? आपका मन अशांत रहेगा। आपके लाइफ में भले ही सब कुछ अच्छा ही क्यों ना चल रहा हो, पर आप कहोगे खुशी क्यों नहीं हो रही है। आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, आप देर से सोना या रात में खाना शुरू कर दोगे। ये सारे बैड मून के रिजल्ट आपको मिलने लग जाएंगे। तो चंद्रमा को स्कॉर्पियो में इसी वजह से नीच का बोला गया। अब चंद्रमा के बाद आते हैं वीनस के ऊपर। शुक्र महाराज, शुक्र महाराज एक्सॉल्टेड हैं पाइसेस में, और डेबिलेटेड है शुक्र महाराज आपके वर्गों में। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, शुक्र और गुरु यानी कि वीनस एंड जुपिटर आपस में एनिमी बोले जाते हैं, पर वीनस को सबसे ज़्यादा एक्सॉल्टेड बनाया कहाँ? जुपिटर की राशि में। शुक्र और बुध मित्र बोले जाते हैं, और नीच के कहाँ हुए शुक्र? अपने मित्र की राशि में। तो ये बड़ा सा अजीब है, लेकिन अगर आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी। शुक्र 12वें घर में गए हैं, वो गुरु के घर में गए हैं। एक गुरु के घर में दूसरे गुरु का सम्मान होता है, एक गुरु के घर में दूसरे गुरु को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी हर एक टीचर को दी जानी चाहिए। और जुपिटर तो रूल्स, रेगुलेशन, पूजा पाठ और सारे ब्राह्मणों वाले काम जुपिटर के अंदर आते हैं, तो कैसे दूसरे गुरु का अपमान हो जाए? इसलिए वीनस यहाँ पर एक्सॉल्टेड है। जब वीनस एक्सॉल्टेड होता है तो लाइफ में कंफर्ट, ऐशो आराम, पैसा आसानी से मिलता है, दूसरों की वजह से भी मिलता है। लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना पसंद नहीं होता है लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में। इवन इनिशियल डेज में भी देखा गया है कि थोड़ा अकेले और प्राइवेट रहना पसंद करते हैं, लेकिन
खूबसूरत होना, एस्थेटिक आपके आसपास एस्थेटिक इन्वायरमेंट बना के रखना, घर में होम डेकोर करना, सुंदर चीज़ों से को पसंद करना, ये सारी शुक्र के एग्जॉल्टेड होने की निशानियां हैं। शुक्र एग्जॉल्टेड होना अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है। ये व्यक्ति दान जितना करता जाए उतना इसका फायदा है, बस इसको अपने स्पाउस से दिक्कत होती है। बस सारी शुक्र एग्जॉल्टेड वालों की सारी लाइफ में मनी और कंफर्ट के मामले में लगभग सब ठीक रहता है, पर स्पाउस से थोड़ा इनका बना चलता रहता है कुछ कहानियां चलती रहती हैं इनकी। अब अगर शुक्र नीच के हो जाए, यानी कि अगर वो वर्गों में बैठ जाए, अब वर्गो या फिर सिक्स्थ हाउस, इसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है? वर्गो या फिर सिक्स्थ हाउस, रोग, बीमारियां, दुश्मन, कर्जा भरना, इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ों को अगर आप देखोगे तो ये सारी पैसा बर्बाद करने की चीज़ें हैं। रोग बीमारी हो गई तो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पैसा बर्बाद होता है। अगर आपका कोई दुश्मन हो गया, कोर्ट कचहरी में लॉयर की फीस भरने में आपका पैसा बर्बाद होता है। लोन, अगर आपने लोन लिया लंबे साल का, क्रेडिट कार्ड में मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं, उसको भरते जा रहे हैं, तो पैसा लिया था इतना, इंटरेस्ट भरा इतना, पैसा बर्बाद करने का सिस्टम होता है। और शुक्र तो आपका पैसा बढ़ाने आया है, आपको लग्जरी देने आया है, ग्लैमर देने आया है, उसको पैसा बर्बाद करने में कोई मजे नहीं है। शुक्र पैसे बर्बाद, या फिर मैं बर्बाद शब्द यूज ना करना चाहूं, शुक्र पैसे का यूटिलाइजेशन करवाना चाहता है आपकी हैप्पीनेस के लिए, कि तुम्हें कपड़ा पहनना पसंद है ना, बढ़िया बढ़िया ब्रांड का पहनोगे, मैं दिलवाता हूं तुम्हें, ये शुक्र बोलता है। पर शुक्र ये नहीं कहता है कि यार इस पैसे का तुम्हारा क्या फायदा हुआ, फालतू में बीमारी में या फिर वकीलों में, कोर्ट कचहरी में खर्च हो गया। दैट इज वाई शुक्र यहाँ पे डेबिलिटेड है, नीच के हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी मर्जी से नहीं चल रही बातें। एक चीज और है यहाँ पे, जब शुक्र नीच के हैं, अगर आप में से किसी की कुंडली में या छठे घर में बैठे हैं, तो सच में इन चीजों में आपका पैसा बर्बाद होता भी है। डॉक्टर में बहुत ज्यादा, हॉस्पिटल में, जरूरी नहीं कि आप बीमार हो, घर में भी कोई हो सकता है, और यहाँ पर आपका पैसा चला जाता है, या फिर वकालत में, कोर्ट कचहरी में भी जा सकता है। इसलिए इनको रेमेडी जरूर करनी चाहिए कि ये अपनी मर्जी से, जो बीमार लोग हैं, हॉस्पिटल में हैं, जितनों की मदद कर सकें जरूर करनी चाहिए। थोड़ा पैसा हल्का फुल्का खर्च करना चाहिए, क्योंकि जब आप पे बात आएगी तो मोटा पैसा खर्च होगा, लेकिन आप धीरे धीरे दान पुण्य करते रहेंगे तो ये डेबिलिटेड वीनस आपका स्टेबल रहेगा। अब बात करते हैं पंडित जी की। पंडित जी कौन, अपनी नहीं कर रहा हूँ, जुपिटर की बात कर रहा हूँ। जुपिटर को बोला गया कि जुपिटर अगर 10th हाउस में बैठेंगे तो वो नीच के हैं, वहीं पर जुपिटर अगर 4th हाउस में बैठेंगे या फिर कर्क राशि में बैठेंगे, 4 नंबर की राशि में बैठेंगे, तो एग्जॉल्टेड है। ठीक है, अब 4 नंबर की राशि क्या है? 4 नंबर की राशि मदर है, आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। जुपिटर यहाँ पर अपने वाले काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ में आपको नॉलेज की, ज्ञान की ज़रूरत है, और एक्सपेंशन की भी तो ज़रूरत है। कौन नहीं चाहता कि मेरी प्रॉपर्टियाँ थोड़ी सी मैक्सिमम हो, कौन नहीं चाहता मेरे पास एक दो नहीं, थोड़ी सी 3-4 गाड़ियाँ भी हो जाए तो कुछ बुरा नहीं लगेगा। तो चौथे घर में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों आपको खुशियाँ देती हैं, और उनका एक्सपेंशन भी आपको खुशियाँ देता है। वहीं पर 4th हाउस में या कर्क राशि, जो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा और जुपिटर आपस में गजकेसरी राजयोग भी बनाते हैं, इसलिए चौथे घर में या फिर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन मैंने बोली ना, अब आपको समझ में आएगा कि आप मंदिर क्यों बनाते हो नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि जुपिटर कर्क राशि में चौथे घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। लेकिन कलयुग की दुनिया में अगर आपको एग्जॉल्टेड जुपिटर मिल गया तो ये कोई बहुत खास बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बहुत आइडियलिस्टिक नेचर के हो जाते हैं, नियम कानून फॉलो करने वाले हो जाते हैं। इनको कोई उपाय बताओ तो इनका नेचर ऐसा हो जाता है कि ये काम करते हैं कि अगरबत्ती 2 जलाऊं कि 3 जलाऊं, अगर 3 अगरबत्ती जल गई, 1 बुझ गई तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, स्टैंड पे जलाऊं लकड़ी वाले फिर, या फिर हाथ पे पकड़ के ऐसे ऐसे करूं? ये बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं प्रोसीजर में। कोई भी पूजा पाठ या फिर कोई रिचुअल कर रहे होते हैं तो इन सारी चीज़ों में बड़े ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं। और आइडियलिस्टिक नेचर मैंने आपको बता दिया कि हर एक चीज़ नियम कानून से फॉलो करेंगे, कुछ भी जुगाड़ नहीं लगाएंगे, कहीं पर भी हम अपने तिगड़मबाजी नहीं लगाएंगे। तो भैया कलयुग में नियम कानून से चलने में भी दिक्कत आती है बड़ी अच्छी बात। जुपिटर करवा सारे अच्छे काम रहा है, लेकिन अगर सतयुग होता ना तो ज़्यादा मजा आता। एक चीज़ और होती है, जुपिटर अगर एग्जॉल्टेड आपको मिला है तो बचपन थोड़ा कठिन जाता है। मम्मी आपकी टीचर होती हैं, बचपन में आपको या इवन टीनेज की एज में भी कई सारी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जुपिटर की फिलॉसफी ये है कि पहले मैं सोने के डंडे से तुम्हें मारूंगा तो मैं दुनिया के लिए बाद के लिए रेडी कर दूंगा। बाद की लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ इज गोइंग गुड, अच्छा जाता है उनका। ज्ञानी बहुत होते हैं, नॉलेजेबल बहुत होते हैं, ज्ञान देना लेना दोनों बेहतर तरीके से आता है। एग्जॉल्टेड जुपिटर अपने आप को जरूरत से ज़्यादा होशियार, समझदार, बुद्धिमान समझता है, इसलिए जब ये पढ़ाने पर आता है ना तो
ये हर किसी को नहीं पढ़ा सकता। ये तेज तर्रार जो लोग हैं ना उनको पढ़ा सकता है, उनको सिखा सकता है, क्योंकि ये खुद भी अपने आप को तेज तर्रार और बहुत बुद्धिमान समझता है। अगर इसके सामने कोई स्लो लर्नर आ गया ना तो ये उसको अच्छा नहीं समझता, कहता है तुमने इतने धीरे कितने स्लो हो यार, हटो यार तुम, ऐसा वाला एटीट्यूड हो जाता है। तो जब एग्जॉल्टेड जुपिटर या चौथे घर में जुपिटर वाले किसी क्लास में आते हैं ना तो ये लोग कहते हैं कितना धीरे चल रहा है यार, इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इतना सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट था ये, एग्जॉल्टेड जुपिटर। वहीं पर अगर ये जुपिटर डेबिलेटेड हो जाए, अब वैसे पहले 10वें घर में डेबिलेटेड हुआ क्यों, या 10वीं राशि में जुपिटर डेबिलेटेड हुए क्यों? रीज़न बहुत सिंपल है। ये पंडित जी हैं, जुपिटर पूजा पाठ का इनका काम है, और यहाँ पे तो कर्म, नौकरी, बिजनेस, इन सब की बातें चल रही हैं। जुपिटर का काम ज्ञान लेने का, ज्ञान देने का है, उसका काम बिजनेस सेटअप करने का या बहुत बड़ा एम्पायर बनाने का नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी या वाइब आप कह लो बिल्कुल अलग है जुपिटर की, जैसी होनी चाहिए थी। दैट इज़ वाई 10वीं राशि में, कैप्रिकॉन में या फिर 10वें घर में जुपिटर को नीच का बोला गया, क्योंकि उसे वहां पे अपने जैसा फील नहीं होता। अब अगर आपका जुपिटर डेबिलेटेड हो जाता है तो क्या होता है, एक तो टीचर आप अच्छे बनते हो, आप ना हर किसी को साथ में लेकर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट, कौन सा स्टूडेंट कहाँ परेशान होगा या किसको कहाँ पर डाउट आएगा, उसको आप सॉल्व करते हुए चलते हो, तो टीचर अच्छे बनते हो। बट स्टूडेंट आपको उतने ही वाहियात और उतने ही खराब मिलते हैं। आपको शायद ही अपनी लाइफ टाइम में कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाए जिसको आप कहोगे यार क्या बढ़िया था। स्टूडेंट का मतलब यहाँ पर आप लोअर स्टाफ से भी लगा लीजिएगा, छोटे भाई बहनों से भी लगा लीजिएगा, हर वो व्यक्ति जिसका आप भला करना चाहते हो, हर वो व्यक्ति जिसको आप कुछ सिखाना चाहते हो, हर वो व्यक्ति जिससे आप कोई काम लेना चाहते हो, आपको ऐसे ही मिलते हैं जो कि या तो अभी काट चुके होंगे या फिर आगे चलकर आपका काटेंगे। यहाँ पर काम कोई नहीं आता, आपकी हेल्प करने कोई नहीं आता। ये डेबिलेटेड जुपिटर के रिजल्ट है। और आप जितना भला करते हो, जिनका भला करते हो, वही वापस आकर आपको आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। बट टीचर अच्छे बनते हैं, सिखाते अच्छा है, ज्ञान की बातें बहुत अच्छी करते हैं। डेबिलेटेड जुपिटर अगर यहाँ पे काम कर रहा होता है तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब मरकुरी की बात करते हैं। बुध ग्रह को बोला गया कि जब वो 6 नंबर की राशि में बैठेंगे या फिर छठे घर में बैठेंगे तो एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों? देखिए बुध को समझते हैं। बुध का जो एट्रीब्यूट होता है वो इंटेलिजेंस है, चालाकी है, बुद्धिमत्ता है। बुध एनालिटिकल पावर को दर्शाता है, बुध आपकी वाणी को दर्शाता है। और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको अपनी नौकरी में भी पड़ती है, दुश्मन को निपटाने में भी पड़ती है। और अगर आपने लोन ले लिया है 20 साल का तो 5 साल में कैसे कम करो, कैसे ख़त्म करो, कितना इंटरेस्ट पे लेना, इन सब में बुद्धिमत्ता, चालाकी, इंटेलिजेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो बुध कहता है ये तो अपना ही घर है। ऊपर से बुध के केस में तो ये राशि भी उसकी खुद की है, मूल त्रिकोण राशि है उसकी, वर्गों में वो एग्जॉल्टेड होता है, तो बुध के लिए ये कंफर्टेबल पोजीशन है। वहीं पर अगर बुध को बोल दिया जाए कि पाइसेस में चले जाओ तो कहेगा नहीं नहीं, यहाँ पे तो हम डेबिलेटेड हो जाएंगे। रीजन, बुध 12वें घर में बैठे, 12वीं राशि में बैठे तो उसे नीच का बोला गया। रीजन उसके पीछे है, ये सेल्फलेस राशि है, यहाँ पर फेथ पे काम चल रहा है, भरोसे पे चल रहा है, भगवान भरोसे यहाँ पे काम चलते हैं। और स्पिरिचुअलिटी की राशि है, मोक्ष की राशि है, यहाँ पर इंटेलिजेंस का कोई काम नहीं है, दिमाग लगाने का कोई काम नहीं है। दिमाग के परे जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी बातें आपकी पाइसेस में होती हैं, इसलिए बुध को यहाँ अपने जैसा नहीं लगता है। अभी मरकुरी एक्सॉल्टेड होता है किसी की कुंडली में तो बहुत चालाक आदमी होता है, एनालिटिकल पावर गजब की होती है, प्रोस कॉन्स देख के आगे बढ़ता है। किसी भी चीज़ में जाता है तो सबसे पहले उसकी खराबी क्या है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये पहले देखता है और उसके लिए तैयार रखता है, बिजनेस माइंड अच्छा दे देता है। और ये क्योंकि एनालिटिकल पावर वगैरह सब आपका बेहतर रहता है। वहीं पर अगर मरकुरी डेबिलेटेड हो जाए तो स्किन एलर्जी वगैरह, स्किन इश्यूज वगैरह, पिंपल वगैरह आपको दे सकता है। दूसरा, यहाँ पर आपके मन में कश्मकश चलती रहती है कि यार दिमाग लगाऊं या दिल की बात सुन लूं, दिमाग लगाऊं या दिल की बात सुन लूं। डेबिलेटेड मरकुरी में ये होगा। डेबिलेटेड मरकुरी में आप देखोगे कि ये ना स्पेलिंग एरर भी बहुत करते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह मैसेज लिख रहे हो तो गलत सलत बहुत लिखते हैं। और उसके बाद इनकी ना जुबान भी ऐसी होती है कि उसमें ग्रामर की मिस्टेक हो जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ इवन आप ये भी देखोगे ना कि लोनलीनेस सताती है इनको, अकेलापन इनको सताता है। और क्या रीज़न है, कई बार इनको खुद भी नहीं समझ में आएगा। तो ये बुध का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, राहु की तरफ चलते हैं। राहु को वैसे कई जगहों पे आप देखोगे राहु केतु का एक्सॉल्टेड डेबिलेशन इतना यूज होता नहीं है, बट फिर भी राहु को बोला गया कि तीसरे घर में या तीसरी राशि जेमिनाई में वो एक्सॉल्टेड है। और राहु 9वें घर में या 9वीं राशि में डेबिलेटेड है। रीजन समझते हैं। तीसरा घर मेहनत का होता है, हार्डवर्क का होता है। राहु को हार्डवर्क, मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसको इसी में मजा आता है कि अच्छा तुम कह रहे हो कि 10 घंटे का काम है, चलो मैं इसको 2 घंटे में करके दिखाता हूँ। जुगाड़ू आदमी है राहु। तो राहु जब तीसरे घर में बैठता है या फिर तीसरी राशि में बैठता है तो आप ना स्मार्ट वर्क करते हो और बहुत लंबे काम को कम समय में कैसे कर सकते हो, इस पे आपका विचार ज़्यादा जाता है। इवन अगर मेहनत करनी भी पड़े ना तो तीसरे घर का राहु हो या जेमिनाई में राहु हो, ये पीछे नहीं हटता है। इवन इनकी मैरिज के बाद जो इनका
ससुराल पक्ष होता है वो भी ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इन लॉज को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी राहु सेजिटेरियस में 9 नंबर की राशि या फिर 9th हाउस में नीच के क्यों बोले गए? यहाँ पर धर्म कर्म की बातें हो रही हैं, नियम से चलने की बातें हो रही हैं, नियम को फॉलो करने की, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने की बातें हो रही हैं। 9th राशि मालिक जुपिटर है। अब जुपिटर नियम कानून से चलने वाली सारी बातें करता है। अब राहु को नियम कानून से थोड़े चलना, उसे तो नियम तोड़ने हैं, तो इसलिए यहाँ पर राहु को डेबिलेटेड बोला गया। अभी यहाँ पर जब राहु बैठता है तो ऐसा व्यक्ति घर की परंपराओं में जल्दी से यकीन नहीं करता। इवन इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, इनमें भी विश्वास रखता है। हर वो काम जो परंपराओं से चल रहा है उस पर सवाल उठाएगा और लॉजिक पूछेगा, इसके पीछे का लॉजिक समझा दो। शादी मुझे करनी, रहना मुझे है, तो खुश रहे, मेरा रहना ज़रूरी है ना, तो मैं जिससे मर्जी उससे शादी करूं। पर पापा मम्मी आप कह रहे हो अपनी कम्युनिटी में शादी करो, ये नहीं मुझे समझ में आता है। तो राहु यहाँ पे डेबिलेटेड बोले गए, क्योंकि राहु को अपने जैसा फील नहीं होता है। अब केतु की बात करते हैं तो केतु इसका जस्ट उल्टा है। केतु यहाँ पर बोले गए एक्सॉल्टेड और केतु यहाँ पर बोले गए डेबिलेटेड। अभी केतु ना मोक्ष, माया, इन सब से परे की चीजें हैं, छोड़ो हटाओ, क्या है दुनिया उसको समझो, स्पिरिचुअलिटी क्या है उसको समझो, लेट गो एटीट्यूड है केतु के अंदर। तो केतु जब हार्डवर्क की राशि में या जेमिनाई में, मिथुन राशि में या तीसरे घर में बैठे तो हार्डवर्क से केतु का क्या लेना देना। तो इसलिए केतु कहता मैं तो यहाँ डेबिलेटेड रहूंगा, काम करने की इच्छा नहीं करती ऐसे व्यक्तियों की ज़्यादा। ऐसे व्यक्तियों को छुट्टी कब मिल जाए, लॉन्ग वीकेंड कब आ रहा है, कैलेंडर में वो मार्क करते रहते हैं, क्योंकि आराम पसंद लोग हैं, मज़े से काम करना चाहते हैं, ज़िंदगी के बाकी के आयामों को खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप देखोगे कि इनकी हर रहस्यमय चीज़ों में रुचि बहुत होती है, सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल दुनिया तो चल ही रही है, बहुत सारे बुद्धिमान और बुद्धिजीवी लोग दुनिया चला रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के परे की बातें क्या है वो केतु 3rd हाउस में पता चलता है। केतु 3rd हाउस में हो या जेमिनाई में हो तो ऐसा भी देखा गया है कि आपके नीचे आपका छोटा भाई नहीं होगा, मतलब आप लड़का हो लड़की हो डजंट मैटर, पर आपके नीचे आपका छोटा भाई नहीं होगा, और अगर छोटा भाई है तो उसे करियर या मैरिज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू उसकी लाइफ में रहेगा। उल्टा आ जाते हैं, केतु अगर बैठ गए 9th हाउस में, अरे भाई केतु 9th हाउस में सबसे ज़्यादा खुश है, कोई बुरे रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि केतु एक चेला है। केतु का गुरु कौन है? केतु का गुरु जुपिटर है। तो जुपिटर के घर में आए हैं तो जब भी कोई शिष्य जो सच में गुरु परंपरा में विश्वास रखता है वो अपने गुरु के आश्रम में जाता है, गुरु के घर में जाता है, बहुत खुश होता है, गुरु को देख के बहुत खुश हो जाता है। तो यहाँ पर केतु जब जुपिटर की राशि में आते हैं या 9th हाउस में आते हैं तो उन्हें अपने अपने जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब ज्ञान की कोई कमी नहीं है, कितना भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, कितने अननोन चीज़ें पता चल सकती हैं, और केतु यही सब तो चाहता है। इसलिए केतु 9th हाउस में बहुत ठीक होता है, अच्छा करता है। यहाँ पे पुत्र संतान के योग भी बना देता है कई बार, और ऐसे लोगों को पेट्स का भी बहुत शौक होता है या घर में डॉग रखने का शौक हो सकता है, और ऐसे लोगों को गोल्ड का भी शौक बहुत देखा गया है कि केतु जब 9th हाउस में आता है तो गोल्ड का शौक देता है। पिताजी रिलीजियस हो जाते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी में रहते हैं, पर शायद पिताजी उतना काम नहीं आएंगे आपकी जितना आना चाहिए था, पर ये बाकी की बातें आप रिलेट ज़रूर करेंगे। तो ये था दोस्तों 9 ग्रह और वो किस राशि में उच्च के होते हैं और किस राशि में नीच के होते हैं। मैंने इसको एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में बताने की कोशिश करी ताकि आपको याद हो जाए, अदरवाइज है वैसे भी बहुत सिंपल। अगर सूर्य पहली राशि में उच्च के हैं तो उसकी जस्ट अपोजिट वाली में नीच के हैं। शनि अगर 7वीं राशि में एग्जॉल्टेड हैं तो जस्ट अपोजिट वाली राशि में डेबिलेटेड हो जाएंगे। वहीं पर आप जुपिटर मार्स को देख लीजिए, जुपिटर 4 नंबर में एग्जॉल्टेड है तो मार्स यहाँ पे डेबिलेटेड है, और इसका जस्ट उल्टा इसके अपोजिट हाउस में होता है कि मार्स यहाँ पर एग्जॉल्टेड है तो जुपिटर यहाँ पर डेबिलेटेड है। इसका और देख लीजिए, मरकुरी वीनस देख लीजिए, मरकुरी यहाँ एग्जॉल्टेड है तो वीनस यहाँ डेबिलेटेड है। उल्टा देख लीजिए, वीनस यहाँ एग्जॉल्टेड है तो मरकुरी यहाँ डेबिलेटेड है। तो अपोजिट हाउसेस में डेबिलेशन का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। मून भी यहाँ पे देखेंगे तो डेबिलेटेड है और यहाँ पर मून आपका एग्जॉल्टेड है। राहु केतु भी आप यहाँ पे देख सकते हो, राहु एंड केतु, राहु एग्जॉल्टेड केतु डेबिलेटेड, और 9th हाउस में आप देखेंगे तो राहु डेबिलेटेड केतु एग्जॉल्टेड। 9th हाउस या राशि कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि 2 राशियां हैं, एक तो लियो है, लियो में कोई एग्जॉल्टेड और डेबिलेटेड नहीं है, और एक्वेरियस में भी कोई भी प्लेनेट एग्जॉल्टेड और डेबिलेटेड नहीं है। सिंह राशि हो, लियो हो, ये सूर्य की राशि है। राजा के घराने में कुछ ऊंची नीच नहीं चलती, राजा की नज़रों में सब बराबर है। तो ये लियो में इसलिए कोई भी एग्जॉल्टेड और डेबिलेटेड आपको नहीं मिलेगा। इवन अगर मैं सही मायने में बताऊं ज्योतिष के पर्पज से, तो ये 2 राशियां हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होती हैं। इवन आप कोई सिंह राशि वाले से और कोई कुंभ राशि वाले से भी मिलो, न्यूट्रल होते हैं ऐसे लोग, बहुत जल्दी जजमेंट पास नहीं करते हैं। और 11वीं नंबर एक्वेरियस राशि के आप फीचर्स भी देखिए, यहाँ पे मासेस की बात होती है,
कुंभ राशि मास को रिप्रेजेंट करती है, बहुत बड़ी जनता को रिप्रेजेंट करती है, तो वहां पर आप स्पेसिफिक नहीं हो सकते। ये कर्क राशि की तरह बहुत इमोशनल नहीं है, कैप्रिकॉर्न की तरह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो यहाँ पर न्यूट्रल काम चल रहे हैं। तो ये दो राशियां बहुत न्यूट्रल बेस पे काम करती हैं, और कुंभ राशि तो आपका है भी डुबल साइन, इस वजह से ये इन राशियों को मुक्ति मिली है। यहाँ पे कोई ऊंच नीच का खेल नहीं होगा, यहाँ पे हर ग्रह अपने हिसाब से न्यूट्रल होकर रिजल्ट देता है। तो ये था दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकता था करने की कोशिश करी। आई होप आपको एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप मेरे साथ मिलकर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लाइव बैच में 4 महीने के एक पूरी जर्नी एंजॉय करना चाहते हैं विद लॉट्स ऑफ लर्निंग, तो ज़रूर आइए हमारे एस्ट्रोलॉजी के मेंटरशिप लाइव बैच के प्रोग्राम में, जो अप्रैल के एंड में शुरू हो रहा है। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।